ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम प्रिंसिपल जू जोग्राफिकल रीजन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि मैमल्स या फौना के आधार पर प्रमुख प्राणी भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं पृथ्वी पर, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पेलियो आर्कटिक रीजन के बारे में, फिर बात करेंगे अपन नियो आर्कटिक रीजन के बारे में, और फिर नियो ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। वैसे तो टोटल 6 रीजन है, पर इस क्लास में अपन केवल 3 रीजन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। पृथ्वी एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो मेजर जलाशय तथा वनस्पति पर अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। प्रत्येक जो स्पीसीज है एक निश्चित हैबिटाट में निवास करती है। इसके अलावा अधिकांश जंतु विशिष्ट ज्योग्राफिकल रीजन्स तक ही सीमित होते हैं, जबकि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है, सभी जगह मिलते हैं। जंतुओं के पृथ्वी पे वितरण का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की जिस शाखा में होता है वो कहलाती है प्राणी भूगोल या जू ज्योग्राफी। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे पहले स्केलेटर एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने 1857 में प्राणियों के वितरण के आधार पर भूमंडल को 6 भागों में विभक्त किया था। उसके बाद वेलस ने 1962 में सर्वमान्य वेलस ने अपना एक मत दिया था, और वो मत सर्वमान्य है, मत का वर्णन किया। इसके अनुसार पक्षियों एवं स्तनियों के वितरण में असमान अवरोध आते हैं, अतः स्लेटर द्वारा प्रस्तावित विभाजन काफी उपयुक्त है। वेलस ने भी दिया था, परंतु जो स्लेटर का जो मत है वही क्या है, ज्यादा ऑथेंटिक है। इस तरीके से अपन बात करें तो वेलस के अनुसार निम्न 6 प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों को या निम्न भूमंडल को 6 प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब उन 6 क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले पेलियो आर्कटिक रीजन, पेली आर्कटिक रीजन। नंबर 2 इथोपियन रीजन, उसके बाद ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, नियो आर्कटिक रीजन और नियो ट्रॉपिकल रीजन। इस तरीके से भूमंडल को 6 भागों में वेलेस ने डिवाइड किया था, जो स्लेटर ने भी किया था और वेलेस ने भी इसको 6 भागों में डिवाइड किया था। अब सबसे पहले अपन जो आज जिन 3 रीजन्स के बारे में चर्चा करेंगे वो उसमें सबसे पहला है पेली आर्कटिक रीजन। सबसे पहले बात करें तो अपन ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रीजन है, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल एनिमल्स, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट्स फॉर बर्ड्स वेराइटी, कोल्ड क्लाइमेट, ये सब इस रीजन की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसके अपन बात करें तो एक ज्योग्राफिकल लिमिट्स कि कहाँ तक ये फैला हुआ है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे बड़ा है। इसके अलावा इस रीजन का क्षेत्रफल लगभग 1,40,00,000 वर्ग मील है। इस क्षेत्र में संपूर्ण यूरोप महाद्वीप, चीन यानी कि चाइना, जापान,
अफ्रीका, उत्तरी सहारा, साइबेरिया, एशिया माइनर, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, ये रीजन इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इस रीजन को 4 मुख्य प्रमुख उप रीजनों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है यूरोपियन सब रीजन। यूरोपीय सब रीजन में कौन कौन से भाग आ सकते हैं, जिसमें यूरोप, काला सागर तथा काकेस पर्वत श्रृंखला तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा दूसरा जो 4 रीजन में से दूसरा रीजन होता है मेडिटेरेनियन सब रीजन। इस क्षेत्र में यूरोप, अफ्रीका, अरब, एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पर्सिया, ये वाला रीजन आता है। इसके अलावा साइबेरियन सब रीजन, इस रीजन में हिमालय के उत्तर का उत्तरी एशिया वाला भाग आता है। और लास्ट बात, चौथा भाग होता है इसका मंचूरियन सब रीजन। इसमें मंगोलिया, मंचूरिया, जापान, कोरिया, ये सब क्षेत्र इस रीजन में आते हैं। तो ये तो इसकी होगी ज्योग्राफिकल लिमिट्स। अब यहाँ के क्लाइमेट्स की जो अपन बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट से ठंडा। इसके अलावा इसमें तापमान की विशाल सीमाएं पाई जाती है एवं वर्षा में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन पाया जाता है। अब यहाँ के फौना की बात करें, फौना का मतलब प्राणी जात या जंतु जात की बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स इस रीजन में अपने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें तो इस रीजन में वर्टिब्रेट्स के कुल 135 कुल पाए जाते हैं, जिसमें से 33 मेमल्स, 68 एवीज, 24 रेप्टिलिया और 10 एम्फीबिया के सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र का कोई विशिष्ट फौना नहीं है। ठीक है, ये तो होगी इसकी बात। इसके अलावा अगर अपन एक एक की बात करें तो एक एक वर्ग की बात करें तो फिशिज में यहाँ मिलेगा कार्प, सालमन, इसके अलावा डालिया, केटफिश इत्यादि प्रमुख रूप से। इसके एम्फीबिया में ब्रूफोराना, हाइला, रेंकोफोरस, नेक्टूरस, सेलामेंडर, साइरिन आदि प्रमुख हैं। रेप्टिलिया की बात करें तो घड़ियाल, वेरेनस, कैलीमोन, वाइपर, पिट वाइपर, ठीक है, आदि प्रमुख है। एवीज में बतखें, पिंच, सारस, बस्टर्ड, लार्क, किंगफिशर इत्यादि प्रमुख हैं। और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के मैंने यहाँ आपको डायग्राम भी बता रखे हैं। और मैमल्स में मुख्य रूप से उदबिलाऊ, चमगादड़, छछूंदर, गिलहरी आदि प्रमुख है। ये तो हो गई पैलियो आर्कटिक रीजन की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरा जो क्षेत्र है वो है नी आर्कटिक रीजन। सबसे पहले इसकी लिमिट्स की बात, ये भौगोलिक लिमिट्स की बात करें तो ये रीजन उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, आर्कटिक द्वीप इसमें आते हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं। जो येलो कलर वाला जोन है ये, ठीक है। इसकी जलवायु की बात करें तो क्या है कि इस क्षेत्र की ध्रुवीय उत्तरी भाग ध्रुवीय तथा नीचे का कुछ भाग शीतोष्ण है और पैलियो आर्कटिक रीजन के समकक्षीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडा रहता है, ठीक है। फौना की बात करें यहाँ तो सबसे पहले
750 स्पीसीज यहाँ मिलती है। इसमें से 61 फैमिलीज नो एंडेमिक यानी स्पीसीज है। और इस रीजन को भी 4 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कैलिफोर्नियन सब रीजन, कैलिफोर्निया का क्षेत्र सम्मिलित है। इसके अलावा रॉकी माउंटेन रीजन, एलागेनी सब रीजन और कनाडियन सब रीजन, इसके अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके फौना की बात करें तो लगभग पहले भी बता चुका हूं मैं, एक बार और बता चलिए। जो वर्टिब्रेट्स है उनकी कुल 120 कुल यहां मिलते हैं, जिसमें 24 मेमल्स, 49 एवीज, 21 रेप्टिलिया और 14 एम्फीबियन कुल के जंतु मिलते हैं। इसके अलावा 24 कुल यानी कि 24 कुल फिशिस वर्ग के यहाँ मिलते हैं। ठीक है, और उनके यहाँ आपको कुछ नाम और एग्जाम्पल्स मेमल्स वाले यहाँ दे रखे। नेक्स्ट आखिरी वाला जो रीजन आता है वो है, जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, वो रीजन है नियोट्रॉपिकल रीजन। सबसे पहले इसका जो भाग है जॉइंटेड टू न्यू आर्कटिक बाई सेंट्रल अमेरिकन इथियस एंड सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर रीजन्स बाई सी, यानी दूसरे थोड़ा सा ये न्यू आर्कटिक रीजन से जुड़ा हुआ होता है। बाकी दूसरे जितने भी रीजन हैं उनसे ये समुद्रों द्वारा या सागर द्वारा अलग रहते हैं। इस क्षेत्र में संपूर्ण साउथ अमेरिका, मेक्सिको, मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, गैलापेगोस आइसलैंड और फॉकलैंड द्वीप इसके अंतर्गत शामिल है। अब यहाँ की क्लाइमेट्स की बात करें तो ये क्षेत्र फौना के लिए अधिकतम हैबिटाट उपलब्ध कराता है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इसी रीजन में मिलती है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अनुपयुक्त आवासीय क्षेत्र यानी कि जो बेकार का जो हैबिटाट है बहुत कम है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय है, यानी कि इसी रीजन में अमेजन नदी और पाई जाती है और अमेजन बेसिन इसी रीजन में है। अब यहाँ की फौना की बात करें तो इस क्षेत्र की जो की प्रमुख फौना है उसमें विशिष्ट या विविध प्रकार की डाइवर्सिटी मिलती है। हालांकि नियोट्रॉपिकल व नियो आर्कटिक रीजन के मध्य कोई विशिष्ट अवरोध नहीं है, परंतु फिर भी दोनों क्षेत्रों के फौना में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इस क्षेत्र या इस रीजन में जो वर्टिब्रेट्स प्राणियों के कुल 155 कुल फैमिलीज पाई जाती है। इसमें से 39 फैमिलीज केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है। 39 फैमिलीज ऐसी है जो केवल इसी रीजन में मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली 39 में से 10 फैमिली में मेमल्स की है और 23 एवीज की है, 2 रेप्टिलिया वर्ग की है और 4 एम्फीबिया वर्ग की है। ठीक है, ये तो हो गई। इसके अलावा ये इस रीजन को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है चिलियन सब रीजन, जिसमें दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित है और ये दक्षिणी शीतोष्ण भाग है। दूसरा होता है ब्राजीलियन सब रीजन, मैक्सिकियन सब रीजन और एंटेलियन सब
रीजन, जिसमें वेस्ट इंडीज और उसके आसपास के आइसलैंड इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इस तरीके से आज अपन ने इस क्लास में 3 रीजन्स के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में 3 रीजन्स के बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं ये टॉपिक समझ आया होगा। अगली क्लास में अपन 3 रीजन्स के बाद अन्य रीजन्स के बारे में बात करेंगे।